Hi guys, I'm CA Salma Khatun. Today we are going to study Essay 210, that is agreeing the terms of audit engagement. See, मैंने पहले भी आपको ऐसे 200 पढ़ाया था। तो हमारा पढ़ने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम ऐसे के नाम को ही समझेंगे। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग मैंने आपको बताया था कि ऑडिट करते टाइम हमें स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, जिसके लिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बनाया गया है। सी, अब एज एन ऑडिटर हम कोई भी ऑडिट स्टार्ट करेंगे तो उस ऑडिट को स्टार्ट करने के लिए आप एज एन ऑडिटर अपॉइंट हुए हो, क्या क्या आपके एग्रीमेंट्स हैं, क्या क्या आपके बीच में बातचीत हुई है, तो वो कैसे डिफाइन होंगी? वो डिफाइन होंगी ऑडिट इंगेजमेंट के थ्रू, ऑडिट इंगेजमेंट लेटर के थ्रू। ऑडिट इंगेजमेंट इज नथिंग बट एन एग्रीमेंट दैट इज हैपन बिटवीन अ कंपनी एंड एन ऑडिटर। मतलब अगर ऑडिट इंगेजमेंट होगा, एग्रीमेंट होगा, तभी आप एज एन ऑफिशियल ऑडिटर अपॉइंट होंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना फर्दर ऑडिट परफॉर्म करेंगे। क्योंकि इन टूडेज सिनेरियो पेपर वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी चीजें होंगी वो लिखित में होंगी, मतलब एंगेजमेंट के थ्रू होंगी। आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या काम करना है, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, या जो भी क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, कैसे बातचीत करनी है मैनेजमेंट में, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन नहीं होगा, कौन आपको आपकी बातों का जवाब देगा, कौन आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा, ये सब चीजें हमें कैसे पता चलेंगी? तो वो सब चीजें हमें ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के थ्रू पता चलेगी। एज एन ऑडिटर हमको हर एक चीज की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, उसी के बाद ही हम किसी भी कंपनी की ऑडिट करेंगे। तो सबसे पहले हर एक स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव होता है। सिमिलरली ऐसे 210 का भी ऑब्जेक्टिव है। तो ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स को समझना है हमें, उस पर एग्री करना है। एज एन ऑडिटर आप ऑडिट एंगेजमेंट लेटर या एंगेजमेंट से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, वो हम इस ऐसे में समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव वो ये होगा कि हमें ऑडिट एंगेजमेंट तभी एक्सेप्ट करना है व्हेन यू आर एग्रीड। अगर आप एग्री होंगे दो चीजों पे। सबसे पहली चीज क्या होगी कि जो भी ऑडिट प्रेजेंट है, जिसके आप ऑडिट करने वाले हो, उसकी जो प्री कंडीशंस है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, वो आपको देखना है। अगर प्री कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी आप किसी भी ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। प्लस सेकेंडली एट द सेम टाइम एक चीज और होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में। अगर मैनेजमेंट एंड ऑडिटर के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप ऑडिट एंगेजमेंट या फिर जो भी एग्रीमेंट है या जो भी ऑडिट आप परफॉर्म करने वाले वो कैसे परफॉर्म करेंगे? फिजिबल ही नहीं है ना प्रैक्टिकल लाइफ में। आप जिस कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं, जिस मैनेजमेंट के साथ उठने बैठने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बैठ रही, तो काफी चीजें ना वो समझा पाएंगे ना आप समझ पाओगे। तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग शुड बी देयर। और साथ ही साथ प्री कंडीशंस भी होनी चाहिए। अभी प्री कंडीशंस क्या होनी चाहिए हम वो भी देखेंगे। तो प्री कंडीशंस क्या होती है? प्री कंडीशंस मतलब होती है किसी भी ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले की कंडीशंस। ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ही आप ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन पे, वो एज एन ऑडिटर आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट कौन सा मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा तो ही आप ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज एन ऑडिटर आप चेक करने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले कोई भी ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले ये चेक करना होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी प्रिपेयर किए गए हैं वो एज पर FRS, मतलब कि एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने हैं या नहीं बने हैं, वो आपको चेक करना होगा। प्लस साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं वो शुड बी फ्री फ्रॉम फ्रॉड एंड एरर। फ्रॉड्स एंड एरर से फ्री होंगे तभी आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। और उसके लिए इंटरनल कंट्रोल्स क्या लगाए गए हैं? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम फ्रॉड्स एंड एरर से उसके इंटरनल कंट्रोल्स भी आपको चेक करना है। उसके बाद साथ ही साथ आपको ये देखना है कि एज एन ऑडिटर व्हेन यू आर अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है या नहीं की जा रही है पूरे ऑडिट करने के लिए, वो देखना है। अगर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगोगे तो वो कौन देगा, वो देखना है। या फिर कोई भी स्टाफ या मैनेजमेंट, यानी कि एडिशनल पर्सन कह सकते हैं, उससे आप बातचीत करना चाहते हैं तो वो भी, अगर उनको जरूरी लग रहा है ऑडिटर को, आपको अगर जरूरी लग रहा है, तो वो भी अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे। ये प्री कंडीशन है चार, वो फुलफिल होनी चाहिए तभी आप ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेंगे। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, एक बार हम रीड भी कर लेते हैं, मैंने आपको बता तो दिया, 1 सेकेंड।
ठीक है, बेसिक ऑब्जेक्टिव आपका है ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना। जब ये दो चीजें होंगी, क्या होंगी, प्री कंडीशन होना चाहिए, कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। लेट्स रीड वंस सो दैट आप एक बार रिकॉल कर सके इसको। व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव? इट इज टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू एन ऑडिट एंगेजमेंट only when the basis upon which it is performed has been agreed through. And what is the basis? First is precondition for an audit present, ऑडिट का जो भी प्री कंडीशन है वो होनी चाहिए, प्लस कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑडिटर शुड बी देयर, और ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब हमने जो प्री कंडीशन पढ़ी थी वो भी एक बार देख लेते हैं। प्री कंडीशन क्या क्या थी? सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट बाय मैनेजमेंट ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट एक्नॉलेज करेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड, सेकेंड इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए रहना चाहिए। थर्ड इज इंटरनल कंट्रोल्स दैट एफएस शुड बी फ्री फ्रॉम फ्रॉड्स एंड एरर्स, इंटरनल कंट्रोल्स होने बहुत जरूरी है जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके फ्रॉड्स एंड एरर्स से फ्री रहे। एंड द लास्ट इज they will provide auditor with access to all information, additional information, and unrestricted access to persons if necessary. ठीक है, ये 4 पॉइंट्स है प्री कंडीशन। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टूड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऐसे। सी गाइज, ऐसे 210 ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स को समझाता है, बट दिस ऐसे इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन जैसा कि मैंने आपको ऐसे 200 के टाइम पर भी बोला था कि आपको हर एक ऐसे की नॉलेज होना जरूरी है जिसकी बेसिस पे आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दें। एज अ सीए स्टूडेंट, एज एन ऑडिटर, हर एक ऐसे की नॉलेज होना जरूरी है, बट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस ऐसे इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो मैं आपको बता दूंगी कहाँ आता है। और मैंने ये चीज ध्यान, दिस ऐसे इज बेसिकली फॉर आईपीसीसी स्टूडेंट्स, फाइनल के स्टूडेंट्स। अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो दे आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम। लेकिन मैंने ऐसे शॉर्ट एंड क्विक इसलिए रखा है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा सिलेबस है, बहुत ज्यादा चीजें हैं, स्टैंडर्ड्स भी काफी सारे हैं, तो उसमें अगर बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज होगी तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। तो मैंने उतना ही रखा है जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जितना आपके समझने के लिए जरूरी है, और जितने में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, बिकॉज इतना ही है आपका स्कोप भी अगर देखा जाए आईपीसीसी वाले बच्चों के लिए, इतना ही है इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए। दो चार क्वेश्चन हर एक स्टैंडर्ड्स के इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ने हैं, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए स्टैंडर्ड्स की। पहला हम पढ़ चुके बेसिक ऑब्जेक्टिव विच ऑल्सो डिड नॉट कम इन एग्जाम्स। ज्यादा से ज्यादा प्री कंडीशन पूछ सकते हैं, बट अभी तक कभी पूछा नहीं है। ठीक है, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? सेकेंड पॉइंट इज एग्रीमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स को ही एग्रीमेंट बोला जाता है। तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्या क्या इंक्लूड करता है वो देखा जाएगा। तो सी, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में हम जाते हैं तो 2 पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ पे 2 पर्सन है, एक कंपनी है और एक ऑडिटर है। तो ऑडिटर अगर अपने ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स में क्या क्या चेक करेगा, वो चीज होगी सबसे पहले तो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है वो चेक करेगा, स्कोप क्या है वो चेक करेगा, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन दोनों चीजों का सेग्रीगेशन होना चाहिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। उसके अलावा ऑडिटर जो भी ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रही है वो किस फॉर्म एंड कंटेंट में होगा वो कंपनी बताएगी। हर एक कंपनी का अपना अलग फॉर्मेट होता है फॉलो करने का, तो वो बताती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लॉज रेगुलेशंस कंपनी फॉलो करती है, अगर उस लॉज रेगुलेशंस में टर्म्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है कि दिस इज द वे ऑफ डूइंग द ऑडिट, तब तो कोई जरूरत नहीं है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में आपको वो सारी चीजें डालने की। लेकिन अगर वो चीज नहीं है, देन आपको सेपरेट रिटर्न नोट्स देने पड़ेंगे ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में, और एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि क्या फॉर्मेट वगैरह या फिर क्या टर्म्स एंड कंडीशन है जो एज एन ऑडिटर आपको फॉलो करनी है। ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बस आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट हमने पढ़ा था ऐसे 200 में भी, कि जो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है इज टू गिव रीजनेबल अश्योरेंस। एक ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता बिकॉज ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटर। अब रीजनेबल एश्योरेंस किस तरीके से देता है वो देता है अपने ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू, अपने ओपिनियन के थ्रू। रीजनेबल एश्योरेंस देगा वाया ऑडिट रिपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ देयर ओपिनियन। सेकेंड है स्कोप ऑफ ऑडिट। सी गाइस, एज एन ऑडिटर मैंने आपको बताया ही था कि आप अपने आप को स्टैट्यूटरी ऑडिट
कंसिडर करेंगे। बाय डिफॉल्ट आपका ऑडिटर का नेचर स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है। अगर आप नॉर्मली स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए अपॉइंट हुए हैं या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के लिए अपॉइंट हुए तो आपका उसी हिसाब से टाइम लिमिटेड होगा, आपकी ऑडिट फीस लिमिटेड होगी, प्रोफेशनल फीस जिसे कह सकते हैं हम, वो सब चीजें लिमिटेड होगी। तो क्या होगा, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर का यहाँ पे भी अपना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट है कि अगर एंगेजमेंट नहीं होगा और आप एज एन ऑडिटर अपॉइंट हो गया, उसके बाद मैनेजमेंट आया, बोलेगा सर टैक्स ऑडिट भी इंक्लूडेड था ना, नहीं था क्या, हमारे हिसाब से तो था सर, इंटरनल ऑडिट भी देख लीजिए ना सर, ये नई पॉलिसीज आई है इसको भी चेक करके बता दीजिए ना सर, ये लूप होल है ये बता दीजिए ना सर, एम्प्लॉयज का काम करने का तरीका ये बता दीजिए। नो, हमारा स्कोप लिमिटेड है और हम जिस चीज के लिए अपॉइंटेड हुए हैं उतना ही काम करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉट एनी अदर टाइप ऑफ ऑडिट, not any other kind of help, because we are limited of our scope। इस वजह से भी ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल मैंने दिया है, only financial statement, not tax audit and internal audit। See, this is the example, this can be any other example also, ये सिर्फ समझाने के लिए था। Now next is रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। अब ऑडिटर और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वजह से बताई गई है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैनेजमेंट अपना काम भी ऑडिटर पे डाल देता है, कि मैनेजमेंट बोलता है कि ये काम भी आपका ही है, आपको ही करना है। नहीं, हमारा काम लिमिटेड है, हमारा काम सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस देना है, ऑडिट रिपोर्ट जनरेट करना है, जो भी क्वेरीज वगैरह आपके साथ डिस्कस करना है, और कुछ भी अगर ऐसा हुआ कि भाई जरूरी है तो वो चीज हम आपको डिस्कस, आई मीन दिस शुड बी सेपरेट। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेपरेट होनी चाहिए, इसे मिक्स नहीं करनी है, और मैनेजमेंट अपना काम ऑडिटर पे नहीं डाल सकती, जिसके लिए ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स बहुत जरूरी है। हम एक बार ब्रैकेट में देख लेते क्या लिखा हुआ। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू गिव रीजनेबल एश्योरेंस while issuing audit report and also keep the data confidential except section 143 subsection 12। मतलब कि एज एन ऑडिटर हमें बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पता चलती है जो कि हमें कॉन्फिडेंशियल ही रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, और उसके अकॉर्डिंग ऑडिट रिपोर्ट दी जाती है रीजनेबल एश्योरेंस के हिसाब से। लेकिन एक जगह आप वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बता सकते हैं, वो सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 आएगा, हम आगे जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। बट बेसिकली अगर शॉर्ट में बताना चाहूँ तो ये फ्रॉड का केस होता है जो हम डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं, इनकेस अगर हम मैनेजमेंट हमारी सुन नहीं रहे तो। ठीक है, तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट हियर, तो हम इधर डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। भाई कंपनी क्या फॉलो कर रहा है वो सारी चीजें एंगेजमेंट में होनी चाहिए, उसी हिसाब से हम अपने ऑडिट करेंगे। लाइक कंपनीज एक्ट, IFRS, इंड एस, US गैप, शेड्यूल 3, so this should be there। Next is reference to expected form and content of reports to be issued by the auditor। अब ऑडिटर जो अपनी रिपोर्ट इश्यू करेगा उसका फॉर्म और कंटेंट, लाइक शेड्यूल 3 फॉलो कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट फॉलो करने हैं, क्या फॉर्मेट है क्या तरीका, वो आपको कंपनी ही बता सकती है, उसका रेफरेंस देना होगा, नहीं तो फिर ऑडिटर अपने हिसाब से करेगा। तो और मैनेजमेंट सपोर्ट नीड्स टू बी देयर एंड मैनेजमेंट गाइडेंस नीड्स टू बी देयर, तभी हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर सकते हैं। एंड लास्ट, if laws regulation prescribes terms then no need for separate written terms that management acknowledge the same। वही जो मैंने आपको समझाया था, अगर लॉज रेगुलेशंस में टर्म्स है तो अलग से समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स में जाएगा। ठीक है, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि लेटर में क्या क्या जाएगा। ऑब्जेक्टिव, स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, FRF का आइडेंटिफिकेशन, ऑडिटर किस फॉर्म कंटेंट में जाएगा उसका रेफरेंस, और लॉज रेगुलेशंस में टर्म्स हैं तो ठीक है, नहीं है तो उसका भी सेपरेट रिटन टर्म्स जाएगा। ठीक है, प्री कंडीशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं गाइस। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो इस स्टैंडर्ड में से आई कैन से पूछा जाता है, जो कि बहुत कम पूछा जाता है, बट एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए। दैट इज फैक्टर्स दैट मे मेक इट अप्रोप्रिएट टू रिवाइज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स और टू रिवाइंड द एंटिटी ऑफ एग्जिस्टिंग टर्म्स। सी, एज एन ऑडिटर आप अपॉइंट हो चुके हो, आपने ऑडिट करा, बढ़िया ऑडिट की, कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए वापस अपॉइंट हो जाएंगे, नेक्स्ट AGM में, या जो भी सीन रहेगा। तो अगर सेम कंपनी है, सेम एंगेजमेंट लेटर है, सेम ऑडिटर है, सेम टाइप ऑफ ऑडिट परफॉर्म करनी है, तो भी उसके लिए न्यू एंगेजमेंट लेटर की क्या जरूरत है? मेरे ख्याल से जरूरत नहीं, बिकॉज दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम। मैनेजमेंट को पता है हमारा ऑडिटर है, ऑडिटर को पता है हमारी कंपनी है, एंगेजमेंट लेटर ऑलरेडी दिया हुआ है पिछले साल का, तो फिर उसके लिए जरूरत क्या है आपको नए एंगेजमेंट लेटर के लिए? बिल्कुल जरूरत नहीं, आप उसी के हिसाब से फॉलो कीजिए। आपको खाली एक इंटीमेशन दिया जाएगा कि यू आर अपॉइंटेड फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, तो उस नेक्स्ट ईयर में भी आपको वही चीज फॉलो करनी है। लेकिन ऐसे कुछ टर्म्स, ऐसे कुछ
रीजंस हैं, ये ऐसे कुछ मैं कह सकती हूँ कि बातें हैं जिसकी वजह से आपको, आप ऑडिटर हो, कंपनी भी सेम है, लेकिन आपको एंगेजमेंट लेटर नया देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? कुछ चीजें ऐसी है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको देना पड़ेगा। ठीक, कितने पॉइंट्स हम एक बार चेक कर लेते हैं। पॉइंट्स हैं 8 पॉइंट्स हैं। अब ये 8 पॉइंट्स के लिए मैंने निमोनिक बनाया है नॉर्मल। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप, जब आपका जो ऑडिटर है सेम आने वाला है, तो उस टाइम पे रिवाइज्ड ऑडिट एंगेजमेंट किन 8 केसेस में आना चाहिए? तो रिकरिंग ऑडिटोरी, बेसिकली हम इसको रिकरिंग ऑडिट भी बोल सकते हैं। तो रिकरिंग ऑडिट के टाइम पे ऐसे कौन से केसेस है जब आपको न्यू ऑडिट एंगेजमेंट देना पड़ेगा? तो उसका आंसर आपको याद करना है नॉर्मल, नॉर्मल NORMAL, नॉर्मल, सॉरी। या तो हम लाइन वाइज भी पढ़ सकते हैं, निमोनिक वाइज भी पढ़ सकते हैं। आई गेस हमें निमोनिक वाइज ही पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हमारा है एन। तो एन, ये मैंने बोल्ड में किया है, जो भी आपका बोल्ड, सॉरी बोल्ड में है, उसका मतलब ये है कि आपको, वो आपका निमोनिक से बना। तो एन है हमारा नेचर, ठीक है। तो लेट्स लेट्स सी द पॉइंट, अ सिग्निफिकेंट चेंज इन नेचर और साइज ऑफ एंटिटी। वही ऑडिटर है, वही कंपनी है, वही ऑडिट है, वही एंगेजमेंट लेटर है, चलेगा। लेकिन कब आपको नया एंगेजमेंट लेटर देना है? जब आपकी एंटिटी का नेचर ही चेंज हो रहा है या साइज चेंज हो रहा है। मतलब आपकी एंटिटी जो पहले काम कर रही थी वो अब नहीं कर रही, कुछ तो भी उसका नेचर में चेंजेस आ रहे हैं, एंटिटी में डिफरेंस, साइज में डिफरेंस आ रहा है। पहले छोटी थी बड़ी हो गई, अब बड़ी थी छोटी हो गई, डीमर्जर का सीन हुआ, अमालगमेशन का सीन हुआ। अगर ये सब चीजें का सीन हुआ तो आपको न्यू एंगेजमेंट लेटर देना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज ओ। व्हाट इज ओ? ओ से आएगा ओनरशिप। अ रीसेंट चेंज ऑफ, सॉरी ओनरशिप आएगा तो हमारा फोर्थ पॉइंट, अ सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप। अगर ओनरशिप में चेंज है, पहले मैनेजमेंट दूसरा था, अब मैनेजमेंट दूसरा है, अगर ओनरशिप में चेंज है तो हमें एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आर। आर हमारा है, लेट्स सी, रिपोर्टिंग। ओके, तो आर से हमारे 2 पॉइंट है। अगर कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में चेंजेस आ रहे हैं या फिर कोई भी अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, तो भी हमें ऑडिट एंगेजमेंट रिवाइज करके देना पड़ेगा, न्यू बना के देना पड़ेगा। 7th एंड 8th पॉइंट है अ चेंज इन FRF adopted in preparation of FS and a change in other reporting requirement. Now what is next? Next is M. M होगा हमारा मैनेजमेंट। ओनरशिप इज समथिंग डिफरेंट, सीनियर मैनेजमेंट इज डिफरेंट। तो अब मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट जो कि कंपनी की दारोमदार संभाल के रख रही है, देख रेख कर रही है, वो सीनियर मैनेजमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, तो फिर वापस से ऑडिट एंगेजमेंट लेटर न्यू बनेगा, भले ऑडिटर सेम है तो भी। सी, रिकरिंग ऑडिटर मतलब ऑडिटर सेम है, कंपनी सेम है, लेकिन फिर भी आपको नया एंगेजमेंट लेटर देना पड़ा। क्यों? वैसे नहीं देना है, लेकिन इन 8 केसेस में आपको देना ही देना है। एम से पढ़ लिया हमने मैनेजमेंट। नाउ ए इज फॉर ऑडिट। अब अगर किसी भी ऑडिट एंगेजमेंट में आपको कुछ रिवाइज या स्पेशल टर्म्स डालना है, तो आपको नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाना पड़ेगा। मतलब कि पिछले साल वो टर्म था ही नहीं, या फिर था मगर दिमाग से निकल गया, बट अब हम चाह रहे हैं कि उस चीज का भी ऑडिट हो, वो चीज भी कंसिडर करी जाए, तो उसके लिए भी आपको न्यू एंगेजमेंट लेटर देना पड़ेगा। एनी रिवाइज और स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑडिट का, दैट इज ऑडिटर ने कुछ समझाया, मैनेजमेंट ने कुछ समझाया, लेकिन मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंड कर रही है ऑब्जेक्टिव और स्कोप ऑडिट का, तो उसके लिए भी न्यू एंगेजमेंट लेटर दे दो तो बेटर रहेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए अगर नया एंगेजमेंट देना है तो बेटर रहेगा। दैट इज एनी इंडिकेशन दैट एंटिटी मिसअंडरस्टूड्स द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। अगर एंटिटी कुछ मिसअंडरस्टैंड कर रही है तो आपको बेटर है कि आप नया एंगेजमेंट लेटर दे दें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एल। एल इज लीगल फॉर्म बोल सकते हैं। अगर कोई भी लीगल और रेगुलेटरी में चेंजेस आ रहे हैं तो उसके लिए भी आप नया एंगेजमेंट लेटर देंगे। सी, दिस इज द एग्जाम क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू रिवाइज इट। नॉर्मल। एन से होगा हमारा नेचर और साइज। ओ से ओनरशिप, 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 चेंज चेंज चेंज, ये तो आप लगा ही लोगे, ठीक है, यू आर अ सीए फाइनल और सीए आईपीसीएस स्टूडेंट, तो दिस इज वेरी नॉर्मल एंड दिस इज एक्सपेक्टेड। आर से हो जाएगा हमारा रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग में 2 पॉइंट्स आएंगे, एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में चेंजेस है तो, या फिर अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में चेंजेस है तो भी। एम से हो जाएगा मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट। ए से हो जाएगा हमारा ऑडिट। ऑडिट में दो चीजें आएंगी, एक मिसअंडरस्टैंड कर गए ऑब्जेक्टिव स्कोप को तो भी, और सेकंड अगर स्पेशल टर्म डलवानी है ऑडिट में तो भी। लास्ट इज एल, दैट इज लीगल और रेगुलेटरी। these are the 8 points which are very important. See, students, essay 210 is not very much important, but you should know the every essay like essay 210। हमने 4 जो चीजें थी मेन वो कंप्लीट कर लिए। दिस इज व्हाट इट इज। खाली एक सवा पेज का ऐसे है जो आपको पढ़ना है, रीड करना है और समझना है। एक बार आप समझ लेंगे, एक बार गो थ्रू कर लेंगे,
सी लास्ट वीडियो में मैंने क्या करा था, अपना हैंड रिटन नोट दिया था, तो काफी स्टूडेंट्स को समझने में तकलीफ आ रही थी, तो वही हैंड रिटन नोट्स मैंने अभी इस टेक्सटिंग फॉर्म में कर दिए. नाउ आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड द नोट्स that is very short and crisp. You are able to understand the essay which I am trying to make you understand. This is the completion of essay. और भी चीजें हैं, like एक मैंने short क्या बोलते हैं उसको, समरी भी बनाया था टेबुलर फॉर्म में, जो मैं यहाँ बता नहीं पाई, लेकिन वो यही सारी चीजें हैं, थोड़ी सी अच्छे तरीके से थी, तो वो आई विल मेक श्योर कि मैं आपको कभी और पढ़ा दूंगी, बट ट्रस्ट में दैट इज ऑल्सो फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल. उसमें से एग्जाम से कुछ रिलेटेड नहीं, खाली समझने के हिसाब से काफी अच्छा है, वो मैं आपको समझाऊंगी. एग्जाम क्वेश्चन है, हम पढ़ लेते हैं. ये 3 एग्जाम क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं. क्विक रिवाइज क्विकली रीड कर लेते हैं और समझ लेते क्या है. पहला क्वेश्चन है हमारा, एनपीएन कंपनी अ फर्म ऑफ सीए have not revised the terms of engagement and obtained confirmation from the clients for last 5 years despite change in business and professional environment. Please elucidate the circumstances that may warrant the revision in terms of engagement. कोई एक फॉर्म है सीए की जिससे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रिवाइज नहीं किया है अपने क्लाइंट का पिछले 5 साल से, लेकिन ऐसे कौन कौन से टर्म, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है जहाँ पे रिवीजन जरूरी है, तो वही सेम नॉर्मल आ जाएगा हमारा. नॉर्मल, आई होप यू गाइस अभी तक तो आपको याद होना चाहिए. नॉर्मल, चलो मेरे साथ रिवाइज करो. नॉर्मल, नॉर्मल, नेचर, ओनरशिप, आर से, मैं भी नहीं देख रही हूँ ट्रस्ट में, मैंने पहले भी नहीं देखा था एनीवेज, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको. आर से, आर से, आर से, आर से हमारा है रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्रेमवर्क एंड अदर रिपोर्टिंग. एम से मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट. ए से हमारा आ जाएगा ऑडिट. ऑडिट, ऑडिट में 2 पॉइंट याद करो, एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग वाला, मिसअंडरस्टैंडिंग वाला, मिसअंडरस्टैंड हो रहा है एंटिटी को, स्कोप और ऑब्जेक्टिव, तो हम रिवाइज करा लेंगे. और दूसरा ऑडिट से क्या रिलेटेड था पॉइंट, याद करो, याद करो, स्पेशल टर्म या रिवाइज टर्म डालना है. तो लास्ट इज लीगल, लीगल रेगुलेटरी में चेंजेस है तो वो डाल देंगे. ठीक है. Now the next question is, it is not mandatory to send a new engagement letter in recurring audit, but sometimes it becomes mandatory to send a new letter. कब जरूरी है भाई, नॉर्मल के केस में जरूरी, हम डाल देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, ये क्वेश्चन का जवाब देना की कोशिश करना, क्योंकि ये आपको मैंने समझाया बट इट इज नॉट रिटन एनीवेयर, तो ठीक है. X, a CA was engaged by PQR and Company Limited for auditing their accounts. ठीक है. एक्स वाई एन कंपनी है, जो एक्स सीए, एक सीए है जिसको पीक्यूआर एंड कंपनी ने अपॉइंट करा है उसके अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए. He sent the letter of engagement to BOD which was accepted by the company. कंपनी ने एक्सेप्ट भी कर लिया है. In the course of audit of the company, the auditor was unable to obtain SAI. SAI मैंने आपको बताया था 200 के टाइम पे, that is sufficient and appropriate audit evidence regarding receivables. तो receivables का audit करते टाइम SAI नहीं मिला. Client requested for a change in terms of engagement. अब सी क्या होता है, जब ऑडिटर साई ऑप्टेन नहीं कर पाता तो मॉडिफाइड ओपिनियन देता है. अब मॉडिफाइड ओपिनियन मैनेजमेंट मान नहीं रहा. क्यों, क्यों नहीं मान रहा, कि कुछ तो भी रीजन है. तो वो क्या बोल रहा है उसको, वो कह रहा है कि आप टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज कर लो. अभी हमने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पढ़ा था. टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में क्या पढ़ा था, लेट्स सी वंस. भाई टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, एंगेजमेंट लेटर में हमने 6 पॉइंट पढ़े थे. ऑब्जेक्टिव, स्कोप, ये सब चीजें डिसाइडेड होती है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पे. अब हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है रिसीवेबल्स में, मतलब ये हमारा आएगा स्कोप में. तो वो क्या बोल रहा है, जिस चीज में आपको दिक्कत आ रही है, स्कोप में दिक्कत आ रही है, स्कोप ही चेंज कर डालो. तो क्या एज एन ऑडिटर आप एक्सेप्ट करेंगे? द आंसर इज नो. अगर आपने ये लिख दिया कि आंसर नो है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे. क्यों नहीं मिलेंगे? बिकॉज एज एन ऑडिटर, एज अ सीए स्टूडेंट, आपको दोनों पॉसिबिलिटीज देखनी है कि भाई वो क्यों मना करना है. तो दोनों चीजें लिखनी है. आप नो नहीं लिख सकते. नो लिखोगे तो 0 अंडा. कोई अच्छा टीचर होगा तो 1 नंबर, आधा नंबर दे देगा. सी, आप क्या करोगे, अगर वो एंगेजमेंट टर्म चेंज करने के लिए बोल रहा है तो आप 2 चीजें देखेंगे कि भाई जो रीजन मैनेजमेंट दे रहा है क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है. अभी अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कर रहा है ऑडिटर, क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है, जो भी रीजन या बता रहा है. तो अगर वो सेटिस्फैक्ट्री है तो क्या होगा, हम रिकॉर्ड कर लेंगे न्यू टर्म्स एंगेजमेंट लेटर में, ओनली इन द केस व्हेन यू आर सेटिस्फाइड विद द मैनेजमेंट. लेकिन अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो हम क्या करेंगे, वी विल नॉट एक्सेप्ट द चेंजेस. हम एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं. अगर हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो क्या होगा, इस केस में मैनेजमेंट हमें परमिट ही नहीं करेगा कि आप ये ऑडिट कंटिन्यू करो. तो इस चीज में 2 चीजें होंगी, या तो आप मॉडिफाइड ओपिनियन दे दो या फिर वो ऑडिट की छोड़ दो, विदड्रॉ कर दो. क्या करोगे आप, 2 चीजें करोगे. विदड्रॉ, क्योंकि मैनेजमेंट परमिट नहीं कर रहा आपको मॉडिफाइड ओपिनियन देने के लिए, या फिर आपको एंगेजमेंट लेटर चेंज करने के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट
his their company proposal, तो आप क्या करोगे, विड्रॉ कर दोगे और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो है उसको रिपोर्ट कर दोगे, भाई ऐसा ऐसा यही रीजन है, यही कारण है जिसकी वजह से मैं ऑडिट नहीं कर सकता। ठीक है, लेट्स सी द आंसर। मैंने शॉर्ट एंड क्रिस्प में लिखा, बहुत ज्यादा मैं लैंग्वेजेस नहीं लिख रही हूँ, जो मेन पॉइंट्स है वो लिख रही हूँ। लैंग्वेज आई एम टेकिंग दिस एज कि आपको वो चीज आती है और यू आर एबल टू राइट दैट। एंड ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप वो तो मुझे वैसे भी बताने वाले हो कमेंट सेक्शन में। लेट्स सी द आंसर। मैनेजमेंट रिक्वेस्ट फॉर चेंजिंग टर्म्स, ठीक है। इफ ऑडिटर सेटिस्फाइड, अगर ऑडिटर सेटिस्फाइड हुआ तो क्या करेंगे, रिकॉर्ड न्यू टर्म्स इन एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर में न्यू टर्म्स डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम सेटिस्फाइड। बट व्हाट इफ ऑडिटर इज नॉट सेटिस्फाइड? इफ ऑडिटर नॉट सेटिस्फाइड, देन व्हाट वी विल डू नॉट एक्सेप्ट द चेंजेस, हम चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इफ मैनेजमेंट नॉट परमिट द ऑडिटर टू कंटिन्यू, हम चेंजेस तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अब जो हमने किया है वो ऑडिटर परमिट नहीं कर रहा हमें कंटिन्यू करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, विथड्रॉ कर लेंगे। हम हाथ खड़े कर लेंगे कि हम ऑडिट ही नहीं कर रहे हैं। भाई कल को कुछ हो जाएगा, बड़ी सारी कुछ भी मिसकंडक्ट हो गया, कुछ फ्रॉड हो गया, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है। पैसे किस बात के मिल रहे हैं? इसी बात के तो पैसे मिल रहे हैं ना, कि वी आर गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कंपनी। हमारी इंटीग्रिटी पे लोग बाग उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस कंपनी के साथ डील कर रहे हैं। तो हम क्या कर लेंगे, इफ वी आर नॉट सेटिस्फाइड तो हम विड्रॉ कर लेंगे। एंड व्हाट वी विल डू, एंड अप्रोप्रिएट रिपोर्ट टू अथॉरिटी, और जो भी अथॉरिटी होगी, एप्लीकेबल अथॉरिटी होगी, उसको रिपोर्ट कर देंगे। सो गाइस, वी आर कंप्लीटेड विद ऐसे। जो भी क्वेश्चंस थे वो भी पढ़ लिया। मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसे 210 इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन अब मैंने बार बार बोल दिया कि नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इट्स डज नॉट मीन कि आप पढ़ोगे नहीं, पढ़ना है, समझना है और चीजें कंप्लीट करनी है। तो या जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और अपने चीजें शेयर कर सकते हैं। So yeah, that's all for today. Hope you guys understood the whole essay. If you have any doubt, then you can ask in comment section. I will also share the link of notes in description. So what you have to do, आपको notes download करने हैं description box में से. And yes, please do like, share and subscribe my channel. All the very best guys. Thank you so much for watching this video. I hope आपको मेरी video पसंद आ रही है. And yeah, thank you so much. Bye bye. Have fun.